अकबर महान को मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में शुमार थे। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उन्होंने हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों पर मुगल सल्तनत के साम्राज्य बनाया था। उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। बादशाह अकबर ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राज्य खासकर पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार व उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों और राज्यों पर परचम लहराया था। अकबर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम आपके सामने अकबर महान की जीवनी पेश करेंगे, जिसमें हम उनकी सल्तनत जोधा अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 के दिन हुआ था। उसके बचपन का नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं, जो दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिया था, 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शहंशाह घोषित किया था। क्योंकि उस समय अकबर एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया था। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले मुगल शासक थे। उन्हें इतिहास में सबसे सफल मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा राजा बना जिसे दोनों संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम को प्यार से स्वीकार किया, इसलिए इन्हें जिल एलाही के नाम से नवाजा गया। अकबर के शासन से ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संगम हुआ, जो कि उस वक्त की नक्काशी से साफ जाहिर होता है। मंदिरों और मस्जिदों में समागम हुआ। दोनों को समान सम्मान का दर्जा दिया गया। अकबर डिस्लेक्सिक थे, वह पढ़ना या लिखना नहीं चाहते थे। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी बहुत पसंद थी। अकबर के नवरत्न पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यह सर्वविदित है। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थीं। उसकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थीं, जो जयपुर की राजकुमारी थीं। उसने अपना युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताई थी, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। इस उदारवादी रवैये, लिबरल एटीट्यूड से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में भी काफी मदद मिली थी। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ई में सिंहासन पर बैठा। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों के सूर राजवंश का समर्थक था। अब वह पंजाब, दिल्ली, आगरा और पास पड़ोस के क्षेत्र का स्वामी बन गया। अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया और पूर्व में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक और मध्य भारत में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिए। 1592 तक उसने इन तीनों राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके पहले 1581 में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का दमन किया, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। 22 जून 1555 को हुमायूं ने कई संघर्षों के पश्चात अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। जनवरी 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई।
इसके पश्चात अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया। इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। बैरम खां हुमायूं के समय से ही अकबर के अंगरक्षक की भूमिका में था तथा 1556 से 1560 के मध्य संरक्षक की भूमिका में भी रहा। बैरम खां के पतन में अकबर की धाय मां माहम अनगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बैरम खां के खिलाफ अकबर को लगातार भड़काकर उससे रिश्ते खराब करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध भी हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खां ने समर्पण कर दिया। एक दिन जब बैरम खां हज मक्का की यात्रा पर निकला हुआ था, उसी वक्त 31 जनवरी 1561 को किसी विद्रोही द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह ने उसकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। अकबर ने राजपूतों और अन्य हिंदुओं को अपने दरबार में ऊंचे पद दिए। माल विभाग में राजा टोडरमल माल मंत्री बनाए गए। राजा भारमल, भगवान दास तथा मानसिंह को 5000 मनसबदार बनाकर सेना में सर्वोच्च पद प्रदान किया गया। बीरबल के सर्वप्रिय चुटकुले अकबर और बीरबल की मित्रता का परिचायक हैं। इसी प्रकार अकबर की सेवा में कई हिंदू पदाधिकारी तथा सैनिक तैनात थे। अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिक ध्यान देने के लिए अकबर ने 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। 1598 तक वह लाहौर में रहकर अफगानों को दबाने में लगा रहा। अकबर ने स्थिति पर विजय प्राप्त की और इन सबको शांत करने में सफल हुआ। अबुल फजल, इन्होंने अकबर काल के अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की। फैजी, यह अबुल फजल का भाई था। यह गणितज्ञ एवं फारसी कविता करने वाले विद्वान थे। तानसेन, यह दरबार में गायक थे। बीरबल अकबर के सलाहकार थे एवं परम बुद्धिमान थे। आज भी अकबर बीरबल के किस्से लोगों की जुबान पर है। बीरबल की मृत्यु 1586 में अफगान बलूचियों के विद्रोह के दौरान हुई थी। राजा टोडरमल ये अकबर के वित्त मंत्री थे। मानसिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। ये बादशाह के प्रधान सेनापति थे। जोधाबाई, इनकी बुआ थी। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे एवं दरबार में कवि थे। फकीर अजियों, सलाहकार मुला दो पियाजा। सलाहकार अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर था, जो कि जोधाबाई की कोख से पैदा हुआ था। वह भी कुछ समय से अपने हाथों में शासन लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ समय के पश्चात ही 27 अक्टूबर 1605 को पेचिश से परेशान होकर अकबर की मृत्यु 63 वर्ष की उम्र में हो गई। अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा में स्थित है। आशा करते हैं कि आपको अकबर हिस्ट्री इन हिंदी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे लेवरेज एड्यू में आपको ऐसे कई प्रकार के ब्लॉग मिलेंगे जहां आप अलग अलग विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुगल सम्राट अकबर, मुगल एम्परर अकबर इन हिंदी को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है। वह तीसरा मुगल सम्राट था जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था। कम उम्र में अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने के बाद मुगल सम्राट अकबर, मुगल एम्परर अकबर इन हिंदी को एक रीजेंट बैरम खान ने मदद की, जिसने भारत में मुगल डोमेन के विस्तार और समेकित करने में उनकी मदद की। मुगल सम्राट अकबर, मुगल एम्परर अकबर इन हिंदी यूपीएससी IAS परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। यह यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के मुख्य सामान्य अध्ययन पेपर एक पाठ्यक्रम और सामान्य अध्ययन पेपर एक में मध्यकालीन इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल करता है। इस लेख में हम यूपीएससी IAS परीक्षा के लिए अन्य सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में अकबर के इतिहास, प्रशासन और मुगल
सम्राट अकबर से संबंधित नीतियों का अध्ययन करेंगे। यूपीएससी उम्मीदवार अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए टेक्स्ट बुक की यूपीएससी सीएसई कोचिंग की मदद भी ले सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक के साथ यूपीएससी आईएएस परीक्षा से संबंधित अन्य प्रमुख विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। बाबर और हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान, मुगल एम्परर अकबर हिस्ट्री इन हिंदी भी कहा जाता है, ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। महज 13 साल की छोटी उम्र में अकबर अपने पिता नसीरुद्दीन हुमायूं से 1556 में सम्राट के रूप में उत्तराधिकार अपनाए। अकबर महान, मुगल एम्परर अकबर हिस्ट्री इन हिंदी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने पिता हुमायूं से पदभार संभाला और धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने के लिए मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। मुगल बादशाह अकबर सैन्य, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के विषयों में सर्वोच्च था, इसलिए उसने पूरे राष्ट्र पर अपने अधिकार और प्रभाव का विस्तार किया। उन्होंने अकबर के एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की और एक कूटनीतिक और गठबंधन केंद्रित विवाह नीति अपनाई। उन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों की मदद से अपने गैर मुस्लिम नागरिकों की निष्ठा प्राप्त की। मुगल बादशाह अकबर, अकबर हिस्ट्री इन हिंदी, मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति को शामिल करने के साथ एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के निर्माण का समर्थन किया। यह राजा अकबर का मुगल सेना का विशेषज्ञ संरचनात्मक और संगठनात्मक संतुलन था, जिसने इस सैन्य शक्ति और अधिकार की नींव के रूप में कार्य किया। अपने शासन के पहले 10 वर्षों के दौरान अकबर ने अपने राज्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। बैरम खान के शासन के दौरान अजमेर, मालवा और गढ़तंगा को डोट मुगल क्षेत्रों में एकीकृत किया गया था। मार्च 1561 में अधम खान द्वारा मालवा के खिलाफ अभियान चलाया गया था। अधम खान अकबर की पालक मां महम अनगा का पुत्र है। सारंगपुर के युद्ध में बास बहादुर को करारी हार का सामना करना पड़ा। अधम खान ने मालवा को खोने के बाद कठोर शासन किया, जिसने मुगलों के खिलाफ प्रतिक्रिया की और मालवा को फिर से हासिल करने में बास बहादुर की सहायता की। मल बादशाह अकबर ने 1562 में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मालवा के लिए दूसरा अभियान भेजा। एक बार और हारने के बाद बास बहादुर को पश्चिम की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने मेवाड़ के राणा की शरण ली। उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान पर ध्यान केंद्रित किया, जो उसके आधिपत्य के लिए एक गंभीर खतरा था। अकबर ने 1561 में राजपूताना को जीतने के लिए अपना अभियान शुरू किया। उसने राजपूत राजाओं को अपना शासन स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए बल और कूटनीतिक दोनों साधनों का इस्तेमाल किया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक उदय सिंह को छोड़कर अधिकांश लोगों ने उसकी सत्ता को मान्यता दी। इस क्षेत्र पर निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित करने की अकबर की योजनाएं इससे बाधित हुई। जपूताना पर नियंत्रण पाने के लिए अकबर ने 1567 में मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। उदय सिंह, जयमल और पट्टा के प्रमुखों ने 1568 में 4 महीनों के लिए सफलतापूर्वक मुगल सेना को खदेड़ दिया। उदय सिंह ने मेवाड़ की पहाड़ियों के लिए उड़ान भरी। रणथंभौर सहित अन्य राजपूत क्षेत्रों को मुगल सैनिकों द्वारा उखाड़ फेंका गया था, लेकिन राणा प्रताप, उदय सिंह के पुत्र, ने अकबर के सत्ता में आने का सराहनीय विरोध किया। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में वह राजपूत रक्षकों में अंतिम थे और मृत्यु के बिंदु तक बहादुरी से लड़े। गुजरात, बंगाल और बिहार की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, बंगाल एंड बिहार। मुगल बादशाह अकबर 1572 में राजपूतों जैसे चित्तूर, रणथंभौर, जोधपुर, खलिंजर, बीकानेर, जैसलमेर को हराने के बाद अजमेर के रास्ते
अहमदाबाद की ओर बढ़ा। बिहार और बंगाल सूर शासन के अधीन थे, लेकिन शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सुलेमान कर्रानी ने बिहार पर अपना स्वायत्त शासन स्थापित किया और थोड़े समय में बंगाल और उड़ीसा पर भी कब्जा कर लिया और टांडा को अपनी राज। मुगल बादशाह अकबर जलालुद्दीन भारत में इस बार बांग्ला नव वर्ष 15 अप्रैल शुक्रवार को मनाया जा रहा है। आरएसएस से प्रभावित बंगीय सनातनी संस्कृति परिषद ने इस बयान के साथ विभिन्न जिलों में प्रचार अभियान शुरू किया है कि बांग्ला वर्ष की शुरुआत एक हिंदू राजा ने की थी। संगठन ने कोलकाता में भारतीय विदेश मंत्रालय की सांस्कृतिक शाखा ICCR के सभागार में इस अवसर पर नव वर्ष के दिन एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नेता और जाने माने चेहरे जिष्णु बसु ने BBC बांग्ला से कहा, ऐसी धारणा प्रचलित है कि अकबर ने ही बांग्ला वर्ष की शुरुआत की थी, लेकिन वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के आधुनिक शोध से पता चलता है कि विभिन्न कारणों से अकबर के लिए बांग्ला के वर्ष या बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत करना संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा, अबुल फजल के प्रशासनिक ग्रंथ आइन-ए-बरी में भी साल की अनेक घटनाओं का जिक्र है, लेकिन वहाँ भी बांग्ला वर्ष की गणना का कोई जिक्र नहीं है। अकबर के जीवन काल में कभी भी बंगाल पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ। मुस्लिम संप्रदायों के बीच सन 1576 में राजमहल की लड़ाई जीतकर मुगलों ने पहली बार बंगाल पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद भी कई वर्षों तक युद्ध जारी रहा, वे कहते हैं। और ऐसे में अकबर ने उस समय के अशांत बंगाल में अपनी पसंद से एक नया साल शुरू किया होगा। यह बहुत ही अस्वाभाविक है। हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता लंबे समय से बांग्ला वर्ष के प्रवर्तक के रूप में गौड़ राजवंश के प्राचीन राजा शशांक को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिनकी राजधानी वर्तमान बहरमपुर शहर के पास कर्ण सुवर्ण में थी। शशांक 6ठी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य के अधीन एक सामंती शासक थे। आक्रमण बिल्कुल बंद हालांकि बाद में उन्होंने अपने को गौड़ भूमि का स्वतंत्र और संप्रभु शासक घोषित कर लिया था। राजा शशांक की मृत्यु 637 या 638 के आसपास हुई थी और उत्तरी उन्होंने लगभग 45 साल शासन किया था। में लाने में राजा शशांक 593 उसका प्रभाव में सत्ता में आए थे और तभी से ही बांग्ला वर्ष की गणना या बांग्ला कैलेंडर शुरू हुआ। बड़े भूभाग पर ये मान लेने से उनकी बात मेल खा जाती है, क्योंकि बांग्ला वर्ष और ईसाई वर्ष के बीच का अंतर भी ठीक 593 वर्ष का है। बनाए और उनके उदाहरण के लिए अभी बांग्ला का वर्ष 1419 शुरू हो रहा है और अंग्रेजी या ईसाई वर्ष 2022 है। इस तरह दोनों के बीच की गणना का अंतर 593 वर्ष का है। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और शोधकर्ता अमर्त्य सेन ने अपने कई लेखों, व्याख्यानों और ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मुगल सम्राट अकबर को बांग्ला वर्ष की शुरुआत करने वाला बताया है। 60 के दशक में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला कैलेंडर में सुधार के लिए डॉ मोहम्मद शाहिदुल्लाह की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित समिति का भी स्पष्ट फैसला था कि सम्राट अकबर ने 1585 में बांग्ला वर्ष की गणना की शुरुआत की थी। हालांकि बंगीय सनातनी संस्कृति परिषद के सचिव प्रबीर भट्टाचार्य मानते हैं